हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अबाव प्रिंसिपल को। अबाव प्रिंसिपल जब आता है तो आप सोचते हैं कि साइंटिस्ट ने इसको दिया है। ये अबाव जो है साइंटिस्ट का नेम नहीं होता है। एक्चुअल में अबाव जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन शब्द है और इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। इसका मीनिंग होगा बिल्डिंग अप यानी निर्माण करना। चलिए समझते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग द सबशेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट। जिनकी एनर्जी कम होती है वो पहले भरती हैं एंड देन जब उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हायर सबशेल भरना शुरू होती है, हाई एनर्जी की सबशेल भरेगी। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस तरह का आपने देखा होगा, यहाँ पे आता है 1s 2s 3s 4s 5s 6s और ये 7s तक हम बना लेंगे इसको इजीली इस तरह से। एंड देन P 2p 3p 4p और ये आएगा आपका 5p और ये है 6p और ये 7p। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको बना लेना है। उसके बाद आता है D, यहाँ पे आएगा D, राइट। और इसके बाद आएगा F 4f और ये 5f। ठीक है, देखो इस तरह से आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से हम यहाँ आएंगे, फिर वापस से हम इसमें इधर आएंगे 1s 2s, उसके बाद हम ऐसे यहाँ आएंगे एंड देन इस तरह से, और उसके बाद हम ऐसे आते हैं। देखो पहले 1 1 2 2 2 2 जाएगा, इसके बाद ये 2 2 3 3 एंड देन ये 4 स्क्वायर मैंने यहाँ पे बनाए। ऐसे आप इसको बना सकते हैं अगर फॉरगेटिंग हो जाती है तो। उसके बाद ये 4 और लास्ट में ये 3 है 7p 6d और ये ऐसे। तो इस तरह से हम इसको ऐसे बना लेते हैं। इतना सीखना है आपने। अब ये बनता क्यों है, ये ऐसे क्यों बनाएगा, इसके पीछे क्या रीजन है, ये हम समझेंगे n प्लस एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग। चलो अब समझेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू ऑर्बिटल। प्रोग्रेसिवली मैंने लिखा है यहाँ पर, इसका मीनिंग कि ऐसा नहीं कि पहले जो है 3s में 1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 3s में 1 आ गया, उसके बाद मैंने कहा गया मैं 3p में भी मैंने 1 कर दिया, ऐसा नहीं होगा। पहले इसमें फिर होगा, जैसे यहाँ पे कितना आएगा 2 एंड देन हम यहाँ पर जाएंगे, राइट। चलो, तो देयर ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी का बढ़ते हुए हम ऑर्डर में इसको फिल करते हैं। चलो अब समझते हैं इसके पीछे क्या रूल है और ये हम कैसे इसको बनाते हैं। चलिए समझते हैं कि n प्लस एल रूल क्या होता है। यानी इसको इस तरह से हम, जैसे हम लिखते हैं 1s 2s 2s के बाद क्या आता है 2p 3s 3p के बाद 4s। देखो समझो, जो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लिखा है, ये होते हैं n। n का मतलब होता है शेल, शेल 1 2 3 4 5 6 शेल हो गए। और जो ये s है, s p d और f जो हमने लिखा है, ये क्या होता है, ये सब शेल होता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, राइट। चलो समझते हैं। तो इसलिए मैं n प्लस एल रूल की हेल्प से इसको समझाऊंगा आपको। तो n प्लस एल रूल कहता है द सबशेल विथ लोवेस्ट n प्लस एल वैल्यू इज फिल्ड अप फर्स्ट। भाई लोवेस्ट n प्लस एल वैल्यू आती है तो इसका मतलब वो मिनिमम एनर्जी वो रखती है, वो पहले फिल हो जाएगी। एंड देन क्या होगा, उसके बाद मैक्सिमम आएगा। व्हेन टू और मोर सबशेल, अगर दो या दो से ज्यादा सबशेल सेम वैल्यू को रखता है n प्लस एल की, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, सॉरी लोवेस्ट वैल्यू जो होगी n की, n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल की, है ना। n मीनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसी को क्या बोलते हैं हम, शेल भी बोल देते हैं। वो पहले आ जाएगी जिसमें n की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है आपको दिया है मैंने यहाँ पर, इसको सोल्व करते हैं। ऐसा कोई अरेंजमेंट एग्जामिनेशन में आता है, आपने देखा होगा, आपसे पूछता है कि इसका जो करेक्ट ऑर्डर लिखिए। अभी जो ये है इनकरेक्ट है, एक्चुअल में ये जो है इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। अब इसको करेक्ट करना आपने। देखो 1s के बाद यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो 2s आएगा, लेकिन n प्लस एल रूल क्या कहता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये इस पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, चलो समझते हैं। इसके लिए n प्लस एल रूल लगा लेते हैं 1s के लिए। देखो n, अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो l होता है ना, l 0 1 2 3,
देखो एल की वैल्यू ये एस के लिए होती है, एस सब सेल के लिए 0 हो जाएगी, और पी के लिए 1 होती है, एंड डी के लिए 2 होती है, और एफ के लिए क्या होती है, 3 होती है। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। एल इक्वल्स टू 0, तो एस सब सेल, 1 के लिए पी सब सेल, 2 के लिए डी, और 3 के लिए एफ होती है। चलो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ये तो देखो 1 2 3 3 सॉरी 2 3 और ये 3, ये क्या है, शेल है। और ये एस पी एस एस और ये पी, ये क्या होता है, ये सब शेल होता है। तो यहाँ पे एन क्या होता है, देखो एन जो है, अब फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन प्लस एल में एन क्या है, ये शेल है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसको, मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख देता हूँ। और एस जो होता है हमारा, ये क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको बताता है, ये सब शेल को बताता है। ये बात आपने ध्यान रखना है। चलिए इसको शॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे n प्लस एल, यानी डायरेक्टली अगर हम करेंगे n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, और s के लिए देखेंगे 0 आती है, तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा 1 प्लस 0, आपको मिलेगा क्या, 1 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 2 प्लस p के लिए क्या होता है, 1 होता है, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3 मिल जाएगा। इसके लिए करेंगे, देखो 2 और s के लिए 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2 ही मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे 3 के लिए, तो 3 और डी के लिए वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो आपको यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी, n प्लस एल की 5 वैल्यू मिल जाएगी। इसके लिए देखेंगे यहाँ पे कितना है, 3 शेल है, और पी के लिए क्या होता है, पी के लिए 1 होता है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी आपके सामने, यहाँ पर आपको 4 मिल जाएगी, ठीक है। अब जरा समझो बात को, देखो जो यहाँ पे n प्लस एल की लो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, द सबशेल विद लोवेस्ट n प्लस एल वैल्यू फिल्ड अप फर्स्ट, ठीक है। इसकी हेल्प से भी सोल्व कर लेंगे आप, लेकिन कहीं कंफ्यूजन हो जाता है आपको, तो n प्लस एल रूल आपके काम आएगा, ठीक है। देखो 1 वैल्यू है, यानी 1s पहले आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1s, उसके बाद क्या आएगा, 2 वाला, ये देखो 2 2s, यानी इसके बाद अब 2s आने वाला है, और 2s के बाद क्या आएगा, अब ये 3 वैल्यू आ रही है, यानी 1s 2s फिर 2p आएगा, एंड देन क्या आएगा, 3, देखेंगे 4 वैल्यू है, तो 3p, 1s 2s 2p, देखो 1s 2s 2p, फिर क्या आ रहा है यहाँ पर 3s आ रहा है, क्योंकि 3s देखेंगे यहाँ वैल्यू कम है। उसके बाद क्या आएगा, ये 4 वैल्यू देखेंगे, है ना, ये 4 आ रहा है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, ये 3p आएगा, 3p आएगा, और फिर उसके बाद d की वैल्यू 5 आ रही है, तो अब क्या आएगा, 3d आएगा। एक बार फिर देख लीजिए आप ध्यान से, यहाँ पर 1 प्लस 0 n प्लस एल की वैल्यू, यानी यहाँ पे 1 वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे 2 p के लिए क्या होता है, p के लिए 1 वैल्यू, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, यहाँ पे s के लिए 0, ये 2 शेल, तो n प्लस एल की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पे 5 आएगी, और यहाँ पर 4 आएगी। देखो पहले आएगा 1 वैल्यू वाला, यानी 1s आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2s आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2p 2p आएगा, ठीक है, 2p की वैल्यू 3 है, उसके बाद क्या आएगा, ये 3s आएगा, और फिर आप देखेंगे 3p आएगा, और 5 वैल्यू वाला लास्ट में 3d है, ये लास्ट में आएगा, तो 1s 2s 2p 3s 3p, और फिर क्या आता है, 3p के बाद 3d यहाँ पे दे रखा है, 3d, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, अब हमने ये लिखा जो है, ये क्या है हमारा, ये करेक्ट ऑर्डर है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए, और भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस तरह के। चलिए समझते हैं, हमारे सामने अब है 4s, 4s के लिए n प्लस एल रूल, ठीक, n शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर से l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब शेल के बारे में बताएगा। फिर से मैं एक बार यहाँ पे लिख दूं कि जो l की वैल्यू 0 1 2 3, s सब शेल, p सब शेल, d सब शेल, और ये f सब शेल, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, जो कि प्रीवियस आपने क्वांटम नंबर में पढ़ लिया है। इसमें देखेंगे 4 प्लस 0, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 4 मिलेगा, n प्लस एल की वैल्यू, 4p के लिए, 4p के लिए क्या होता है, 1 होता है, तो 4 प्लस 1 आपको मिल जाएगा कितना, 5 मिलेगा, यहाँ से आपको 5। 3d में आ जाएंगे, 3d में देखेंगे 3 प्लस d के लिए क्या आती है, d के लिए 2 वैल्यू, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कितना, 5 मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखो सेम आने लगा, आप समझेंगे इसको आगे, अभी यहाँ से बनाइए पहले इसको, 4 प्लस p के लिए आप बात करेंगे, p के लिए 1, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कितना आ रहा है, 5 वैल्यू आ रही है। यहाँ पे देखेंगे 5 प्लस s के लिए 0,
यहाँ पर भी 5 वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, देखो इतने सारे 5 वैल्यू आपको देखने को मिल गई। ठीक है, पी के लिए क्या होता है 1, तो यहाँ पर भी 4 5 हो जाएगा। 3 डी के लिए कितना होता है 2, तो यहाँ पर भी 5 वैल्यू आ रही है। अब ऐसा कंफ्यूजन हो गया, एन प्लस एल लगाया आपने, तो देखो समझना है 4s, पहले तो 4s आएगा, ये तो इनकरेक्ट है, ये क्या था, ये इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है आपने। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हमारा 4s आएगा, मिनिमम n प्लस एल वैल्यू। अब ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब इसमें ये देखना है कि जो n है, देखो ये जो है n की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ये जो है रिंग कर देता हूं मैं इसमें n की वैल्यू, जिसमें n की वैल्यू कम आएगी, ध्यान रखना आपने, जिसमें n की वैल्यू कम होगी वो पहले फिल होता है। देखो n की वैल्यू कहां पर सबसे कम है, तो आप कहेंगे n की वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो यानी 3d वाला अब आएगा इसके बाद। देखो 4s के बाद यहाँ पे भी देख लेंगे, 4s के बाद क्या आ रहा है, ये 3d आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये हमने ले लिया। इसके बाद यहाँ पे भी 4 है, 4p, 4p, तो 4p मैंने दो सेम लिख दी, इस वाले को हम हटा देते हैं। ठीक है, 4p सेम ही था, तो यहाँ पर अब यहाँ पे 4 वैल्यू है, n की वैल्यू देखेंगे 4, और यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, तो n की वैल्यू मैक्सिमम 4p में, तो क्या आएगा 4p। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से 3d, 3d के बाद क्या आ रहा है 4p। अब चलो आगे बढ़ते हैं, 5 5s में देखेंगे, 5s में लास्ट में 5 वैल्यू है, तो अब आ जाएगा आपका 5s। तो इस तरह से हम करेक्ट ऑर्डर बना सकते हैं, कोई भी रैंडम आपको दे दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो n प्लस एल रूल की हेल्प से आप इसको बना लेंगे। क्लियर, यानी अब आप सीख गए, इसको एक बार फिर से हम रिवाइज कराते हैं। देखो पहले क्या आएगा 1s, ठीक है, ये 1s आएगा, एंड देन 2s, 2s के बाद देखो 2p, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 2p, 2p, 2p के बाद क्या आएगा 3s, 3s आ गए, फिर क्या आएगा 3p, 3p, 3p के बाद 4s आएगा। ठीक, फिर वापस इधर आ जाओ, ऐसे गए वापस से यहाँ आएंगे, 3d आएगा, और उसके बाद क्या आएगा फिर 4p आएगा, डेल डेल डस। इस तरह से आप कंप्लीटली अबाव प्रिंसिपल की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्डर आपको बता दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिए मैंने ये लिखा है, सिंपल। अब कहीं कहीं पर क्या होता है कि अबाव के प्रिंसिपल के एक्सेप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, उसको भी हम समझेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं अबाव प्रिंसिपल के, उसको हम समझेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। अब आपको वही प्रॉब्लम आएगी कि हम इसको 1s 2s कैसे लिखें, तो फटाफट से एक साइड इसको हम बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कंप्लीट नहीं बनाएंगे, आप इतना बना देंगे, एस एस एस, उसके बाद 2s 2p 3p 4p 5p 6p 7p। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आगे चलेंगे, 3d 4d 5d। ठीक है, ऐसे काम चल जाएगा आपका, 1 1 2 2, इससे काम चल जाएगा। चलो इसको अब बनाते हैं हम, इस तरह से हम ऐसे आ जाएंगे। चलो देखते हैं क्रोमियम के लिए। क्रोमियम में क्या आएगा, पहले आएगा 1s, देखो s में मैक्सिमम कितने होते हैं 2 2, मैक्सिमम s में 2 होंगे, और p में मैक्सिमम कितने होते हैं 6 होते हैं, और d में कितने होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, d तक ही आएगा, इसमें f वाला है नहीं एलिमेंट, क्रोमियम है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 4s2, काउंट करेंगे 2 4 6 10 20, एंड देन 3d 20, अभी 4 है, 3d 4। जरा समझो, ध्यान से समझना इस बात को आपने। यहाँ पे क्या है कि जो लास्ट सेल देखो यहाँ पे 4s होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल है इसकी डी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं और इसमें ऐड भी कर सकते हैं। बैलेंस सेल 4s भी है, ध्यान रखना है यहाँ पर ये दोनों ही बैलेंस सेल होती हैं, 4s भी और 3d भी। ठीक है,
अब इसको हमने लास्ट, इसकी एनर्जी क्या है, कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसमें 3D यहाँ पे लिखा जाता है। कई बार यहाँ पे 3D 3p के साथ में भी हम लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल डी वाले आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। एक है आपके सामने डी और एफ, ये या तो आधे फिल हो या इसमें कंप्लीटली फिल हो। एफ में 14 होते हैं आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए। डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल मैक्सिमम स्टेबिलिटी को रखते हैं, इस वजह से यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने लिखा है ये रॉन्ग मानता है, और यही है एक्सेप्शन अबाउट प्रिंसिपल का। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर से एक बार हम इसको लिख लेते हैं, क्रोमियम 24। अच्छा, एक चीज और आपने ध्यान देना है कि यहाँ तक हम इसको कंप्लीट ना लिखकर, देखो जो आर्गन होता है ना उसका 18 होता है, आर्गन का कितना होता है आपको पता है, 18 होता है। तो ब्रैकेट में कई बार आपने आर्गन लिखा देखा होगा, और उसके बाद आप क्या लिख देंगे 4s, और फिर क्या लिख देंगे 3d लिख देंगे। ठीक है, अब जरा समझो बात को, यहाँ पे जो है यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाएगा, जो कि 5 हो जाएंगे, तो डी मोर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 5। सिंपल है बात, समझे बात को। मैंने ये पूरा ना लिखकर मैंने आर्गन लिख दिया, अंडरस्टूड है, क्योंकि आर्गन का कितना होता है 18, 2 4 6 10, और ये 6 2 8 18 हो गया था। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन और आपके सामने आता है जिसमें 29 कॉपर को लिया जाता है। ठीक है, कॉपर में भी ऐसे ही एक्सेप्शन होता है, समझते हैं, चलो सेम लिखेंगे उसकी हेल्प से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए 20 हो गया था, 4s2 तक 20 काउंट करते हैं हम, और उसके बाद आएगा 3t9 29। यहाँ पे भी कंडीशन देखो, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अभी तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा, ये क्यों जंप करता है इसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बाद। चलो अब हम करेक्ट वाला लिखेंगे, फिर से मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ तक हम इसको आर्गन लिख देते हैं ब्रैकेट में, अंडरस्टूड है। ठीक है, 4s और 3d लिख लिया मैंने। ठीक है, अब जरा समझो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल या हाफ फिल्ड क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी के रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे। समझ गए यहाँ तक बात को। तो इस तरह से जो एक्सेप्शन केस है, और भी एक्सेप्शन है, मैंने 2 एक्सेप्शन आपको यहाँ पर बताए। इजिली आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये करेक्ट होता है, जो कि अबाउ का क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, जैसे मैं ये क्रोमियम ले लेता हूँ, चलो मैंने क्रोमियम लिया, और क्रोमियम पे मैंने 2 चार्ज लगा दिए, चलो एक चार्ज लगा दो, या 2 चार्ज से भी हम इसको कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 2 चार्ज लगा दिए, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इजिली। क्रोमियम डाई पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछता है, तो देखो 2, इसका मतलब लॉस हुए यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो आपके सामने जो है ये वाला लेंगे हम पहले, करेक्ट वाला 4s1 3d5 है। अब देखो क्या करेंगे आप यहाँ से, पहले लास्ट सेल कौन सी है हमारी 4s, देखो दोनों बैलेंस सेल है, डी हम बाद में लिखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम ऐड भी कर सकते हैं निकाल भी सकते हैं, लेकिन बारी आएगी इलेक्ट्रॉन निकालने की, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो पहले एक यहाँ से जाएगा बाहर और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे हम। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 4s0, 4s से सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एक ही बचा था, और यहाँ पे मिलेगा आपको 3d4 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा 3d4, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अब लिखा है ये Cr2 पॉजिटिव के लिए होगा। कई बार आप क्या करते हैं, डी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, 3d3 लिखते हैं, और ऑप्शन में वो भी मेंशन होता है, जो कि आपका आंसर गलत हो जाता है। इस बात पे भी आपने ध्यान देना है। सेम यहाँ पे कॉपर का आप प्रैक्टिस करके देखना +2 लगाकर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कॉपर का दे दिया गया होता +2, एक बार चलो करके देखेंगे, इसको पॉज कर दीजिए वीडियो को और आप इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ से अगर करेंगे सिंपल, देखो एक यहाँ से जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर 4s1 सॉरी 4s0 यहाँ से चले गए, और 3d अब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर हम कॉपर डाइपॉजिटिव कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, सिंपल। चलिए ये जो मैंने अभी आपको समझाया है कि ये करेक्ट होता है, एक्सेप्शन केस है अबाउ का, तो ये कैसे हम इसको समझते हैं समझेंगे।
यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए समझते हैं रीजंस फॉर एक्सेप्शन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। तो क्या रीजंस हो सकते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देखेंगे। हम इनको डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, 1 2 3 4। अगर मैंने D5 ले लिया तो आपको देखो 1 2 3 4 5 कोई भी ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट नहीं है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल है, यानी डी जनरेट है, एनर्जी सबकी एक बराबर है, इसे हम डी जेनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पर D4 लिखा तो D4 में देखो कैसा होगा, इस तरह का 1 2 3 4 1 2 3 4। ये ऑर्बिटल वैकेंट है और वैकेंट होने से इनकी एनर्जी बराबर नहीं है, यानी ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ये मोर स्टेबल होगा। तो ये रीजन है कि हम D5 को ज्यादा स्टेबल मानते हैं और D4 को कम स्टेबल मानते हैं। ठीक है बात। चलो समझते हैं नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम एक्सचेंज, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसको कैसे समझेंगे? देखो सिंपल है, आपके सामने ये मैं यहाँ पे पहले आपको D5 का बताने वाला हूँ, 1 2 3 4 5, सब में मैंने यहाँ पे 5 फिल कर देना पहले इलेक्ट्रॉन। इस तरह से मैंने सभी में 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सचेंज दिखाऊंगा, देखो कैसे एक्सचेंज होगा। ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट वाला, पहले इसको देखना है मैंने, तो देखो ये इस तरह से अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेगा, इसके साथ, देन इसके साथ, और देन इसके साथ। यानी इस पहले इलेक्ट्रॉन ने, इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर 1 2 3 4 कितना एक्सचेंज करा? 4 एक्सचेंज कर। जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4 एक्सचेंज देखेंगे। अब ये पहला का एक्सचेंज हो गया, अब हम इस दूसरे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखेंगे। ये दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, टोटल जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितना कर रहा था? 4। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है हमारा ये वाला, ये कितने एक्सचेंज कर रहा है यहाँ पर? ये एक्सचेंज कर रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 एक्सचेंज लिखेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे अब हम इस 3 वाले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि दूसरे का हो गया, थर्ड वाला 1 और ये 2, यहाँ पर कितने एक्सचेंज कर रहा है? 2 एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये हमारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर रहा है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है। अब ये जो D5 है, इस D5 में कितने एक्सचेंज है? टोटल कर लेंगे, सम कर लेंगे, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 7 8 9 10। टोटल एक्सचेंज जो एनर्जी का आ रहा है यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। टोटल एनर्जी का एक्सचेंज इसमें 10 मिला। ठीक है बात। चलो अब समझते हैं हम, अगर मैं यहाँ पर D4 लेता तो D4 के केस में एक बार बना लेंगे इस तरह से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो एक यहाँ पे बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5। इसमें इलेक्ट्रॉन हम 4 भरेंगे, 1 1 1 1, इस तरह से सभी में इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे। तो हमने सब में 4 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है। चलो समझते हैं, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सचेंज करेगा 1 2 और 3, यानी इस इलेक्ट्रॉन ने, फर्स्ट वाले ने यहाँ पर 3 एक्सचेंज किए हैं। अब ये सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन देखेंगे, देखो ये 1 और ये 2, यानी ये 2 एक्सचेंज कर रहा है। अब हम आएंगे थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन के पास, तो ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है। चलो इसमें आते हैं 3 4, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा ये 4 वाला है, ये कहीं एक्सचेंज नहीं कर रहा है, इसका किसी के साथ एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, नो एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है ये 3 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी 5 और ये 6, यहाँ पे कितने एक्सचेंज आ रहे हैं? तो D4 के केस में कितने एक्सचेंज आए? 6 एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आए, और यहाँ पे D5 के केस में 10 आए। इसलिए D5 जो होता है ज्यादा एक्सचेंज को रखता है और ये मोर स्टेबल होता है D4 से। तो ये थे अबाउ के एक्सेप्शन, जो कि
सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अपनी एनर्जी का जो एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम इसे कह सकते हैं, उसकी वजह से क्या आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं। तो आज की क्लास में हमने अबाउट प्रिंसिपल सीखा। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हम करते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू अबाउट प्रिंसिपल द 19 इलेक्ट्रॉन, 19वां जो इलेक्ट्रॉन है एटम में कौन से ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, 4s ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल और सी ऑप्शन 4p एंड लास्ट ऑप्शन 3p ऑर्बिटल। चलो इसको समझते हैं। सिंपल, आपको ये पता है 1s, ठीक है, 2s, 3s, 4s, 5s, ऐसे कम बना लेंगे, यहाँ तक काम चल जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे 2p, 3p, 4p, 5p और इसके बाद 3d और ये 4d। चलो 1 1 इस तरह से यहाँ तक देख लेते हैं। चलो इसको बनाते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। देखो 1s2, 2s2, 2p6 और फिर क्या आएगा, ये आपके सामने 3s है, 3s2। ठीक है, 3s2 के बाद क्या आएगा, 3p6 और उसके बाद आएगा 4s। 4s में देखेंगे, अब काउंट कर लेंगे। देखो हम 19 के लिए लिख रहे हैं, 19 के लिए आप सोल्व कर रहे हैं। 2 2 4 6 10 12 और ये हो गया 18। अब 1 इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इसमें आएगा। सिंपल, किस में आएगा, 4s1 में आएगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 4s वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आई होप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।